हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। जीके जीएस का टॉप प्रश्न का कलेक्शन लेके आ गए हैं, वो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हैं वो इस सेशन से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये घास का मैदान है ये यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग यानी कि यूरेशिया में पाया जाता है। वो हो जाएगा स्टेपिज शीतोष्ण घास का मैदान। तो ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह से और भी घास दिए हुए हैं, उसके बारे में जानते हैं कि कौन कहाँ पाया जाता है। तो जब बात आती है प्रेरी घास का मैदान का, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में। डाउन्स की अगर बात करें तो डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है कहाँ? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। सारे के कलेक्शन एक तरह ही लेके आ गए हैं और एक ही तरह नोट डाउन करवा दिया जाएगा, जितने भी घास के मैदान हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वहीं अगर बेल्ट घास मैदान की बात कर लें तो बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। और कुछ घास का मैदान के बारे में जानते हैं जो पूछ सकता है और पूछा भी गया है। जैसे क्या? बेल्ट जान गए, प्रेरी, डाउन्स, स्टेपी, जितना तो हो गया। एक सवाना घास का मैदान जो कि क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है कौन? सवाना। लेकिन हमको ये जानना है ये पाया कहाँ जाता है। तो सवाना घास का मैदान जो है ये मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ? तो पूर्वी अफ्रीका में, यानी कि केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, ये सब यहाँ पाया जाता है। क्या? सवाना घास का मैदान। उसी तरह से और क्या है? पंपास काफ़ी बार पूछा गया है। तो पंपास जो है वो कहाँ? तो अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये जान गए। और ये अर्जेंटीना में क्या कहता है, क्या हो जाएगा? पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। उसी तरह से अगर कंपोज की बात कर ले कि कंपोज कहाँ पाया जाता है, तो कंपोज घास का जो मैदान है वो पाया जाता है ब्राज़ील में। आगे बढ़ेंगे और कौन बच गया? जो लानोज जो पाया जाता है वेनेजुएला और कहाँ? कोलंबिया में। और उष्ण कटिबंधीय घास का ये भी मैदान है कोलंबिया में। तो देखिए सारा घास का मैदान जो कि इम्पोर्टेंट है एक ही तरह आपको कलेक्ट करके लिखा दिया गया, बता दिया गया। बढ़ जाएंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक व्यस्ततम सामुद्रिक नहर व्यापार मार्ग है? इसमें से बताना है। तो जो व्यस्ततम हो जाएगा मार्ग कील नहर। कौन नहर? तो कील नहर, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करेंगे कील नहर की, तो ये उत्तरी सागर को किससे जोड़ता है ये भी पूछा जाता है। तो उत्तरी सागर को जोड़ता है बाल्टिक सागर से। किससे? तो बाल्टिक सागर से। और विश्व में सर्वाधिक व्यापार की अगर बात कर ले तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक व्यापार किसके द्वारा होता है? तो जल मार्ग के द्वारा होता है। जल मार्ग के द्वारा होता है, ये पॉइंट जान गए। वही बात करें कि उत्तरी अटलांटिक, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे कि उत्तरी अटलांटिक जो भी संबंधित प्रश्न से बताए जाएंगे सॉल्यूशन, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो नोट डाउन आप करेंगे ज़रूर। उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग जो कि विश्व का क्या है?
व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। ये एक पॉइंट इसमें हो गया। बात करेंगे अगर सुएज नहर की, तो आपको पता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। और ये किसको किसको जोड़ता है सुएज नहर? तो ये जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो ये एक पॉइंट इसमें जान गए। वहीं बात करेंगे पनामा नहर का, तो पनामा नहर से एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं कि पनामा नहर को प्रशांत महासागर का, किसका? तो प्रशांत महासागर का क्या कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये हो गया एक पॉइंट। बढ़ जाएंगे तीसरे प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। और तीसरा प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट में से एक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किससे संबंधित कथन है? तो देख ही रहे हैं हाईलाइटेड क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये सन 2005 से प्रभावी हुआ। तो ये तो बात सही है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। ये बात भी सही है, चूँकि आपको हम पहले भी इससे डिटेल पढ़ा चुके हैं। वहीं तीसरा जो सेंटेंस है कि CH4 की तुलना में CO2 ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है। नहीं, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, यानी कि 1 और 2 है जो क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात कर ले ग्रीन हाउस गैस का, जो काफ़ी बार पूछा भी गया है कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो एक हो गया नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O भी कहते हैं, या यह इसका सूत्र है। इसमें और क्या आ जाएगा, ओजोन हो गया जिसका क्या हो जाएगा O3। ठीक, इसको सही से कर लीजिएगा, O3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक हो गया मीथेन यानी कि CH4 हो जाएगा। और लास्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। और इसमें सारे विषय के प्रश्न आपको GK GS के ऐड किए गए हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, और इनमें से इनके लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं हैं जो उदाहरण हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें से देख लेते हैं, वर्ण विक्षेपण है, अपवर्तन भी है और आंतरिक परावर्तन भी है, यानी कि तीनों किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में 1, 2 और 3। और ये प्रश्न काफ़ी स्टेटमेंट वाले आपको मिल सकते हैं, चूँकि पूछे भी जा रहे हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन। वहीं बात करें अगर कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं तो क्या, कि प्राथमिक इंद्रधनुष की जब बात आई है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, जब वर्षा की बूंदों पर हो सके इस तरह से स्टेटमेंट पूछ दे, आपतित होने वाली, क्या होने वाली, आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को, ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है ताकि आप लोग भी अपना नोट्स तैयार कर सके। 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। 1 बार क्या होता है, परावर्तन होता है। तो एक पॉइंट ये इसमें ऐड आप कर सकते हैं। वहीं जब बात करेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर। तो यहाँ पर लिख देते हैं
कि इसमें क्या होता है, लाल रंग जो होता है वो बाहर की ओर होता है और जो बैंगनी रंग होता है वो अंदर की ओर होता है। बैंगनी रंग कहाँ होता है, तो अंदर की ओर होता है। बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न पे। और इसी तरह का अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता हो सॉल्यूशन कराना, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा है, और अच्छा लगता है सॉल्यूशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बढ़ेंगे 5वें नंबर की ओर, देखेंगे क्या है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे प्राप्त करते हैं, ये पूछा गया है। फेफड़ा से, त्वचा से, ब्लोम से या फिर बातक तंत्रक से। तो ये जो श्वसन पर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं अधिकांश कीट बातक तंत्रक से, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, वही बात आ गई है श्वसन का। तो आपको पता है एक ऐसा जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा जल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। उस तरह से अगर एक पॉइंट यहाँ पर और जानकारी क्या कि मानव पूछेगा कि मानव में श्वसन अंग कौन कौन है, तो ध्यान रखेंगे नाक तो हो ही जाएगा, उसके साथ ही क्या होगा, नासा गुहा, फिर क्या हो जाएगा ग्रसनी, फिर क्या होगा स्वर तंत्र। ये सब श्वसन अंग है मानव का। स्वर यंत्र हो जाएगा, और क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, श्वास नली होता है। आगे बढ़ेंगे तो श्वास निकाय होते हैं। और क्या, फेफड़ा हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, फेफड़ा हो गया, और एक डायाफ्राम हो गया। तो ये सब क्या है, मानव का ही सब श्वसन अंग है। तो बस इसमें आपको ध्यान रखना है। बढ़ जाएंगे 6ठे नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न क्या है। समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि वे, यही हमसे रीजन पूछा जा रहा है, तो वो इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वो सेल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। तो ये आपको इसमें क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। वहीं खनिज तेल की जब बात आई ही है कि तो खनिज तेल किस चट्टान से प्राप्त होता है, ये पूछा जाता है। तो खनिज तेल किससे प्राप्त होता है, अवसादी चट्टान से। और आपको चट्टान से संबंधित टॉप प्रश्न करवाए हुए हैं प्रैक्टिस के रूप में, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं कि जो भी चट्टान से संबंधित जितने प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं वो आपको कराया जा चुका है। वही बात करेंगे और कुछ इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो क्या, पेट्रोलियम की बात आ जाती है, खनिज तेल का अगर आया ही है बात, तो पेट्रोलियम को किस विधि से, तो परवाजी आसवन विधि से क्या होता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, तेल, कोलतार आदि क्या होता है, अलग किया जाता है। किस विधि से, ये आपको ध्यान रखना है, तो प्रभाजी आसवन विधि से। आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे, आप ही लोग के लिए लिखा जाता है, इम्पोर्टेंट काफ़ी पॉइंट है जो बताए जाते हैं आपको। आगे अगर बढ़ जाते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। तो ये अंग्रेज मित्र जो थे, रेवरेंड चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, बताइए कैसा कैसा नाम होता था। और यहाँ भी देखिए रेवरेंड थॉमस मूर है, लेकिन होगा क्या, रेवरेंड चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। और किस आंदोलन के दौरान, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। किसके मित्र थे, तो महात्मा गांधी जी के मित्र थे। और ये जो थे, इतना बड़ा नाम बताइए, आप लोग खुद लिख के ही याद करिएगा, बार बार लेने में भी होता है। तो देखिए ये जो थे सेंट
सेंट स्टीफन कॉलेज में क्या थे, और ये कॉलेज कहाँ, तो दिल्ली में, दिल्ली में। और ये यहाँ के क्या थे, प्रधानाध्यापक थे, प्रधानाध्यापक थे। ठीक। और ये एंड्रयूज जो थे ये भारतीयों के प्रति संवेदना रखते थे, उदार प्रवृत्ति के थे, इसीलिए तो इनका महात्मा गांधी जी से क्या था, मित्रता था। और गांधी जी ने इनको कौन सा उपाधि प्रदान किया था, ये पूछ सकता है, तो दीन मित्र, दीन बंधु तो आप लोग सुने ही हैं, यहाँ क्या है, दीन मित्र का उपाधि महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था। डरबन में इनसे महात्मा गांधी जी क्या हुआ थे, मिले थे। तो ये सब आपको, और दीन बंधु का उपाधि किसको मिला हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। तो दीन बंधु की उपाधि जो मिला हुआ है CR दास को। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, 8वां नंबर, जो कि होगा, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है। यानी कि किसका सहयोगी थे ये सब, तो ये जमुना लाल बजाज, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जमुना लाल बजाज जी जो थे क्या थे, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी। वहीं बात करें ये 1915 में, कब, तो 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए थे और जीवन भर अनुयायी बन के रहे, जीवन भर अनुयायी बन के क्या रहे थे। और इनसे अगर संबंधित बात कर ले तो जमुना लाल बजाज जी को गांधी जी अपना 5वां पुत्र कहते थे। तो ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी अपना 5वां पुत्र किसे कहते थे, तो कहते थे जमुना लाल बजाज जी को। चूँकि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे और ये इनका 5वां पुत्र कहा जाता था। और जमुना लाल बजाज से एक संबंधित और प्रश्न पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। राय बहादुर की उपाधि क्या कर दिया था इन्होंने, लौटा दिया था। किस आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक, बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो देखेंगे कि सुमेलित सही है कौन सा। तो अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, तो यही तो सुमेलित नहीं है, पहला नंबर ही। बाकी आगे भी देखते हैं। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सही है। इंडिया बीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और ये सब इम्पोर्टेंट क्या है, पुस्तक है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बात करेंगे अगर अनहैप्पी इंडिया का बाल गंगाधर तिलक नहीं थे तब कौन हो जाएंगे, तो ये थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे इसके लेखक। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर लें तो और क्या सा, आनंद मठ का भी पूछा जाता है, किसका, आनंद मठ का लेखक। तो ये सब अपना आपको क्या करना है। और बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं BG तिलक। तो इनका एक क्या पूछा जाता है, पहले तो मराठा और केसरी समाचार पत्र, मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। पुस्तक की बात कर ले तो गीता रहस्य नाम का पुस्तक लिखे थे, कौन, गीता रहस्य। आएंगे आज अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। निर्वाह, क्या पूछा गया, निर्वाह योग। ऐसे प्रश्न आप काफ़ी ध्यान से पहले पढ़ेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो निर्वाह योग्य पारिश्रमिक उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तथा सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, इन सभी बातों की अपेक्षा राज्य से संविधान के किन अनुच्छेदों में क्रमशः किए गए हैं। सीधा सीधी ये सब जो स्टेटमेंट है अनुच्छेद आपसे उससे
पूछ रहा। तो ये अनुच्छेद जो संबंधित हैं, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 43। तो कहाँ है, देखिए ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43 का क, 43 का ख, ये सब में इन सारी बातों का क्या है, जिक्र है। और यह स्टेटमेंट भी आपको दिया हुआ ही है कि किस में कौन सा जिक्र है, तो इसमें और कुछ आपको लिखवाने का ज़रूरत नहीं है। बढ़ेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। और यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन तैयार किया जाता है और आपको एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न दिखेंगे जीके जीएस में। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं आप लोग रेगुलर सेशन अटेंड किया करें। और इस सेशन से संबंधित आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो ज़रूर बताएं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बढ़ेंगे 11 नंबर की ओर। भारत और चीन के बीच पंचशील पर आधारित संधि किस वर्ष हुई? तो यानी कि पंचशील समझौता पूछ रहा है भारत चीन के बीच, ये हुआ था 1954 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करेंगे कि पंचशील की बात जो आई है तो इसका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो अर्थ होता है आचरण का 5 नियम, आचरण के 5 नियम पंचशील हो गया। हालांकि 5 नियम है, आप इस तरह से भी तो ध्यान रख सकते, पंच यानी कि 5, और किसका 5 नियम, तो आचरण का 5 नियम, ठीक। और वही 5 सिद्धांत इसमें दिया गया था। और पंचशील जो है ये भारत के विदेशी नीति का सार तत्व भी है। क्या है, विदेशी नीति का सार तत्व भी है कौन, पंचशील, ठीक। तो इसमें ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। और चीन ने पंचशील समझौता कर उल्लंघन कर 1962 में क्या कर दिया था, भारत पर आक्रमण कर दिया था, इसी पंचशील समझौता का उल्लंघन करके। तो ये पॉइंट भी आपको इसमें ध्यान रख लेना है। बढ़ जाएंगे 12 नंबर की ओर, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? देखिए ये प्रश्न आ सकते हैं, चूँकि मणिपुर से संबंधित है तो मणिपुर में हुआ। तो और ऑप्शन नंबर बी, जी कौन सा आंदोलन, तो जिया तरंग आंदोलन। और जिया तरंग आंदोलन के दौरान क्या था, मणिपुर की जनजातियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी, ठीक। और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, उसका नाम भी पूछा जाता है। तो नेतृत्वकर्ता की अगर बात कर लेंगे तो नेतृत्वकर्ता का जो नाम था, नागा महिला गौडिनेलियू। आप लोग ये नाम देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको बस आप इसमें ध्यान रख लेना है। वहीं बात करें कि जो गौडिनेलियो थी, नागा महिला गौडिनेलियो, इसको पंडित किसने, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा उपाधि प्रदान किया था, तो उपाधि दिया था रानी का, किसका, रानी का। तो ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में क्या है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो ये किसने घोषित किया था सांप्रदायिक अधिनिर्णय, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और ये घोषणा जो किया था, कब किया था, डेट पूछ लिया जाता है, तो 16 अगस्त 1932 को, ठीक। इसमें ये जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय था, इसका विरोध में क्या हुआ था कि गांधी जी ने अनशन रखा था, और इस कारण से उनको क्या कहता है, जेल, मतलब डॉक्टर, इस तरह से क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि विरोध में गांधी जी ने इसमें अनशन रखा था, ठीक। अनशन कब रखा था, तो 20 सितंबर 1932 से, ठीक, इसमें विरोध में रखा था। और इसके कारण 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
कौन जेल में जाके महात्मा गांधी जी से मिले थे, ये पूछा जाता है। तो यरवदा जेल में। और 24 सितंबर 1932 आपको पता है कि किससे संबंधित है, तो पूना समझौता से, महात्मा गांधी और किनके बीच, डॉक्टर अंबेडकर के बीच। तो ये चीज़ भी आप, और इसी के द्वारा फिर क्या हुआ था, सांप्रदायिक पंचाट को रद्द कर दिया गया था। बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। फिर से आ गया प्रश्न मिलान करने वाला, और मिलान किसका करना है, एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ और इसका कार्य क्षेत्र बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो सलीम अली आपको पता है कि भारत के प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक हैं और काफ़ी बार पूछा भी गया है ये प्रश्न, तो 4 नंबर हो जाएगा इसका। उसी तरह E.O. विल्सन, ये जो है कीट वैज्ञानिक है, तो 3 नंबर। M.S. स्वामीनाथन, इनके बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया, तो ये आपको पता होगा अच्छे से कि कृषि वैज्ञानिक है। बात आ गई अब माधव गॉडगिल की, जो कि क्या है, पर्यावरण शास्त्री है। तो चलिए इस तरह से आपके सामने लिख देते हैं कि A का हो जाएगा 4 नंबर, B का हो जाएगा 3 नंबर, C का 2 नंबर और D का हो जाएगा इसका आंसर क्या, 1 नंबर। ये हो गया मिलान। और सलीम अली को, इनको क्या कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, चूँकि ये पक्षी वैज्ञानिक है तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। वहीं अगर पक्षी का अध्ययन आपसे पूछे कि पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, और पूछा भी गया है, तो पक्षी का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये जो E.O. विल्सन थे, ये कीट वैज्ञानिक किससे संबंधित थे, चींटी पर अनेक प्रयोग किए थे। किस पर अनेक प्रयोग किए थे, तो चींटी पे अनेक प्रयोग किए थे। और M.S. स्वामीनाथन के बारे में आपको पहले से भी पता है कि ये क्या थे, हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो M.S. स्वामीनाथन को। और माधव गॉडगिल की बात करें तो ये क्या थे, पर्यावरण शास्त्री। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा 15 नंबर प्रश्न। और जितनी भी मेरे पास सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आपको हम बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। संसद के लोक लेखा समिति से कौन सा तथ्य सही नहीं है, फिर से आ गया है कि नहीं है, तो इनमें से देखिए, यह एक अस्थाई आपको लोक लेखा समिति बहुत बार हम बताए भी हैं डिटेल में। यह एक अस्थाई समिति है, सही है। इसमें से कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ये भी सही है। लोक धन के खर्च का ब्यौरा तथा जांच करता है, ये बात भी सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये पॉइंट जो दिया हुआ है क्या है, गलत है लोक लेखा समिति का, तो ऑप्शन नंबर डी। तो जब 5 वर्ष का नहीं होता है तो फिर कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है केवल 1 वर्ष का, केवल 1 वर्ष होता है कार्यकाल। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और लोक लेखा समिति जो है कैग के रिपोर्ट पर क्या करती है, विचार करती है। और इसी में आपको बताए हैं फिर प्राक्कलन समिति जो कि कितना सदस्य होता है इसमें, तो इसमें होता है 30 सदस्य होता है। और इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति है जो संसद की सबसे बड़ी समिति है। ये सब पहले भी आपको हम बता चुके हैं डिटेल के साथ, सबसे बड़ी समिति है। आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी क्लास कर सकते हैं, टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाया हुआ है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। एटलीस्ट आप एक बार जाके चेक तो करें, वीडियो को पूरा देखें, तो तभी आपको पता चलेगा कि पढ़ाया हुआ है या नहीं, और कैसा आप लोग को सेशन कराया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं। बात करेंगे अगर 16 नंबर की, गौतम बुद्ध के एक देवता का स्थान, यानी कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान
किस राजा युग में प्राप्त हुआ है। देखिए आपको गौतम बुद्ध भी पढ़ाया हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग जाके देखें एक बार। तो ये जो किस राजा युग में प्राप्त हुआ था, इनको देवता का स्थान, तो कनिष्क के युग में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर कनिष्क की बात कर ले तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कौन शाखा का? तो महायान शाखा का क्या था? अनुयायी था। और ये आपको हम बता भी चुके हैं। वहीं बात करें कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक, तो ये सब पॉइंट आपको, हालांकि इसकी जो अध्यक्षता था, चौथी बौद्ध समिति की अध्यक्षता जो की गई थी किसके द्वारा? तो वो वसुमित्र के द्वारा। और उपाध्यक्ष अगर पूछे तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो हर पॉइंट को आपको क्लियर रूप से याद रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि हो गया 17 नंबर। और 17 नंबर से फिर से एक बार आ गया है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। आपको हर एग्जाम में आपको जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म, स्पेशली बौद्ध धर्म से 1 से 2 प्रश्न मिलते ही हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो ये बनाया गया चूँकि यहाँ क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये सब तो आप लोग इतना बार पढ़ें कि ऐसे ही याद होगा, ऐसे प्रश्न में तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो इसमें आपको और ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत है ही नहीं। 18 नंबर की बात करें, किस राज्य सरकार ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर बच्चों पर अब जेल की सज़ा का प्रावधान रखा है? तो ये है बिहार सरकार। तो ऑप्शन नंबर सी। और ये सही डिसीजन भी है, क्योंकि माँ बाप के साथ कभी भी दुर्व्यवहार करना सही बात नहीं है। और यह बच्चों को सुधारने का प्रभावी तरीका है राज्य सरकार का। तो इसको आपको बस क्या करना है, आंसर ध्यान में रखना है। और इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि माता पिता हो गए या फिर वरिष्ठ नागरिक, इनका भरण पोषण हो गया कल्याण अधिनियम। भरण पोषण कल्याण अधिनियम कब बनाया गया? तो 2007 में। ये पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को पता है कि डेली आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उसका आंसर देना रहता है। तो आज का जो प्रश्न है आपको पूछा जाएगा करेंट अफेयर विषय का। तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? कौन शहर? तो सौर शहर कौन बना है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न जो आज का है कि संयुक्त राष्ट्र ने, किसने? तो संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न जो आज का आपके लिए है कि भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सब पढ़ाए भी हैं आपको, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा, यानी कि आपको ईस्वी बताना है। ठीक, तो ये हो गए आज के करेंट अफेयर के 3 प्रश्न और इसका आंसर आप लोग सभी लोग दिया करें। कल जो आपसे पूछा गया था साइंस का 3 प्रश्न, तो उसका आंसर आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछे थे कि मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और क्या प्राप्त होगा? तो मरकरी और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्राप्त होगा।
दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है, तो संदूषित लार से फैलता है। तीसरा प्रश्न कि मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी %, तो 60% से अधिक होती है। तो ये हो गया प्रश्न उत्तर। और बढ़ेंगे अब 19वें नंबर की ओर। देखेंगे 19वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो बांग्लादेश, थाईलैंड है, नेपाल है, लेकिन जो ब्रुनेई है वो नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना। वही बिमस्टेक का सदस्य की बात करें तो ये 7 देशों का क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो 7 देश में अगर बात कर ले तो बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और क्या बच गया, म्यांमार हो गया। फिर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का 7 देशों का क्या है, एक संगठन है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर वही आपसे पूछ दे कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय अगर पूछे तो मुख्यालय है कहाँ, ढाका में। कहाँ है, ढाका में। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे 20वें नंबर की ओर। देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। विश्व में पूछ रहा है तो ये जो है इंग्लैंड का क्यू स्थित रॉयल बॉटेनिकल गार्डन जो है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। और इसकी स्थापना जो है 1759 में हुई थी, ये ध्यान रखना। और 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत में रखा गया, यूनेस्को विश्व विरासत में रखा गया। और ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं, आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है, ठीक है। और वहीं भारत में सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ दे तो ये है कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में, जिसका नाम है क्या, आचार्य जगदीश चंद्र बसु। आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय वानस्पतिक उद्यान। ये भारत की बात हो गई और ये विश्व की बात हो गई। अब आ जाएंगे आज के अंतिम प्रश्न पर, 21वें नंबर। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था, तो पहला देश जो था वो हमारा प्यारा प्यारा भारत ही था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था नई दिल्ली में ही हुआ था, भारत के नई दिल्ली में हुआ। और क्या कहता है 1951 ईस्वी में हुआ। तो ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। वही बात करें कि कोरोना के कारण स्थगित जो 19वां एशियाई खेल हुआ 2022 का आयोजन, ये जाके 2023 में हुआ था। कहाँ, तो चीन में। तो 2023 वाला आयोजन आपको ध्यान रखना है कि 2022 वाला जाके कब हुआ था, 23 में, कोरोना की वजह से, जिसमें कि भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य पदक, यानी कि कुल हो गया कितना, 107 पदक जीता था भारत ने, ठीक। तो ये भी पूछ सकता है डाटा, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है और इम्पॉर्टेंट है। हालांकि चीन जो है इसमें क्या हुआ था, इस खेल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था और भारत जो है इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो ये सब ध्यान रखना है। तो आज का सेशन कैसा लगा बताएंगे ज़रूर। फिर मिलेंगे टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।